हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे। और आज मैं लेकर आई हूँ अगस्त मंथ का रिलेटेड करंट अफेयर 2021 का नेशनल एंड इंटरनेशनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पिछले ईयर के 2021 के ही करंट अफेयर्स का वीडियो बनाकर इस चैनल में डाल रही हूँ। और साथ ही साथ बिहार से भी रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आई है 2021 में, उसका भी मैं वीडियो बना के धीरे धीरे मैं डाल रही हूँ। फिलहाल मैं जून तक बिहार से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे जून मंथ तक का, मैंने उसका वीडियो बनाकर इस चैनल में डाल चुकी हूँ। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो नेशनल इंटरनेशनल का वो मैं आपको जुलाई तक का करंट अफेयर्स में डाल चुकी, क्योंकि आपके सामने जो अगस्त का है तो डेफिनेटली अगर जुलाई तक ही डाली मैं। और साथ ही साथ ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैं जनवरी फरवरी का भी करंट अफेयर्स करंट जो चल रही है 2022 का, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाकर इस चैनल में डाल चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग देख ही नहीं है तो प्लीज़ सारी वीडियोज़ को देख लें। और जो इस चैनल में जो नए हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि सारी वीडियोज़ आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देखना चाहते हो करंट अफेयर्स का तो सारी वीडियोज़ को देखें। और अगर नए प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज हैं, जो भी जिस चीज़ का भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स। और साथ मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही हो, अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये करंट अफेयर्स है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और थोड़ी लाइक कर दें। ओके। और अपने इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगस्त करंट अफेयर्स में क्या क्या आई है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसी को सेलेक्ट किया है। और अभी फ़िलहाल मैं आपको जितने भी मंडे को, आज तो मंडे है तो आज मंडे को मैं नेशनल इंटरनेशनल का ही प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है। और साथ आने वाले जो फ्राइडे हैं उसका भी मैं आपको बिहार से रिलेटेड जुलाई और प्लस अगस्त का दोनों मंथ का एक साथ मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ इस चैनल में बने रहें फ्रेंड्स, आप सारी वीडियोज़ को देखें। ओके। तो लेट्स स्टार्ट अगस्त का करंट अफेयर्स क्या क्या है। भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त हुई है। ओके। ये बाघ या अभयारण्य के बारे में पूछा जा रहा है और वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित का मानक प्राप्त हुआ है इनको। तो कितना भारत में कितने अभयारण्यों का मानक प्राप्त हुआ है वैश्विक स्तर पर। तो 15, 11, 14, 17, सही आंसर है 14। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों को मान्यता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघ रक्षकों के लिए बाघ और जंगलों की रक्षा करने के लिए उनके प्रयासों के लिए मान्यता दिया जाता है। और इस कार्यक्रम के दौरान NTCA त्रैमासिक न्यूज़लेटर का स्टेप्स भी जारी किए हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाई जाती है। और इसी अवसर पर वैश्विक स्तर पर वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का मान्यता मिली है। कितना मान्यता मिली है, कितने का अभ्यारण्य का, तो 14 अभ्यारण्य का मान्यता मिली है। और इसी कार्यक्रम के दौरान NTCA त्रैमासिक न्यूज़लेटर स्टेटस जारी किया है NTCA ने। और इसके दौरान इस न्यूज़ से आप लोगों को अभ्यारण्य से रिलेटेड जितने भी जहाँ भी है भारत का या कहीं विश्व का किसी भी जगह का, तो जानकारी अवेलेबल हो सकती है। फिलहाल मैंने आपको साइड में लिख भी दिया है कि कौन कौन 14 टाइगर रिजर्व है। तो पहला है मृदमलाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, प्राम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। पति साइड ये जो साइड को जो वर्डिंग है एक्स्ट्रा मैंने एक्स्ट्रा ऐड हो गया गलती से। ओके। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आंसर है इसका 14 है, 14 अभ्यारण्य याद रखेंगे। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इसे भी याद रखेंगे तो याद हमेशा मैं देती ही रहती हूँ, पिछले वीडियो में मैं दी हूँ आप लोगों को ताकि याद होते रहे, आगे भी देती रहूँगी ताकि आप लोग ऐसे भी याद हो जाए। ओके। तो देख लीजिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा 14। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम चयनित होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ सूरत, पुणे, इंदौर, रांची, सही उत्तर इंदौर। मध्य प्रदेश इंदौर शहर या भारत का सबसे स्वच्छ शहर अंतर्राष्ट्रीय वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है।
कौन? तो इंदौर बन गया है। इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए परियोजना को 5 साल की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा। परियोजना को तहत यूएसआईडी के साझेदारी और प्रदूषण स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्थानीय समुदाय के साथ भी काम करेंगे। मतलब स्थानीय समुदाय के साथ साझेदारी एक तरह से हो गई, ताकि उनको भी एक जागरूकता मिल सके और वो भी समझ सकें और वो भी मदद कर सकें और उनके समाधान निकाल सकें। ओके फ्रेंड्स, तो ये फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में किसको शामिल किया है? तो इंदौर को शामिल किया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान किसको मिला है भारत में? तो इंदौर को मिला, सूरत को मिला है। ओके, स्मार्ट सिटी के अनुसार अगर भारत का प्रथम राज्य देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। राज्य अगर पूछेगा तो भारत की पहली स्मार्ट सिटी के बारे में अगर पूछा जाए, शहर के बारे में, तो वो भुवनेश्वर है। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी के बारे में अगर पूछा जाए, मतलब स्मार्ट सिटी तो बहुत सारे हैं, शहर तो बहुत सारे हैं भारत में, तो उसमें 100वीं स्मार्ट सिटी के बारे में अगर पूछा जाए तो शिलोंग है। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर याद रखेंगे, इंदौर। नेक्स्ट, हाल ही में 100% को भी टीकाकरण वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो रांची, भुवनेश्वर, भोपाल, गुरुग्राम। सही आंसर है भुवनेश्वर। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा का भुवनेश्वर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को राजधानी की उड़ीसा को भी टीका पहले की खुराक में ही दे दिया गया था। ओके, जब वो प्रवासी कामगार जो पहले बाद में आ रहे थे कोरोना के दौरान, तो उड़ीसा का जो उड़ीसा वाली राजधानी में आपको भुवनेश्वर का टीकाकरण कर दिया गया था। पहले टीका उनको खुराक दे दिया गया था। फिलहाल देख लीजिए, उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल। भारत के पहला 100% कोविड टीकाकरण करने वाला गांव कौन बन गया? तो बयान, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर गांव भी मैंने मेंशन कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ शहर भी कौन है? भुवनेश्वर। भारत के पहला 100% कोविड टीकाकरण वाला शहर कौन बना है? भुवनेश्वर। इसी तरीके से अगर गांव पूछे जाएगा तो बयान, जम्मू कश्मीर बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो राउरकेला बड़ा हॉकी स्टेडियम है। फिलहाल अगर क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाए तो आप तो नाम तो डेफिनेटली मुँह पर ही बैठा हुआ है। ओके, और अगर इसी तरीके से हॉकी स्टेडियम अगर पूछा जाएगा तो राउरकेला। भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? 100% टीकाकरण वाला देश का पहला शहर कौन है? भुवनेश्वर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी मंजूरी दिया है तो चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड। सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ये मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी शुरू की है, जिसके तहत क्या है कि उत्पादन नीति, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए और ऑक्सीजन टैंकरों में निवेश करने के लिए तथा ऑक्सीजन का भंडारण को सुविधा देने के लिए स्थापना किया गया है और निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ये पॉलिसी को लाया गया है। दिल्ली ऑक्सीजन का उपयुक्तता सुधार करने में मदद भी करेगा। देख लीजिए इस पॉलिसी से क्या क्या हो सकता है। जो दिल्ली ऑक्सीजन का उपयुक्तता सुधार करने में मदद करेगा, जिससे दूसरी कोविड-19 से निपटने की चुनौती का जो सामना करना पड़ा वो नहीं है, एटलीस्ट आगे चल कर के भी किसी तरह का अगर आ जाती है कोविड-19 की तरह कोई वायरस और अटैक करती है तो इस तरह का सामना ना करना पड़े। पारिवारिक आर्थिक सहायता योजना भी शुरू की गई है। कौन? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना को। ओके फ्रेंड, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हुआ? दिल्ली। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे स्वतंत्रता दिवस 2021 में विशेष अतिथि चुने हैं? तो दलाई लामा, इंडियन हॉकी टीम, इंडियन ओलंपिक दल बांग्लादेश, संयुक्त इंडियन ओलंपिक दल। 4 ऑप्शन दिया हुआ था तो इसका आंसर क्या होगा? इंडियन ओलंपिक दल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर भारत ओलंपिक दल को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है और मोदी बातचीत के लिए अपने आवास पर भी दल को भी आमंत्रित किए थे। और इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दल के द्वारा प्रतिनिधित्व किए हैं, मतलब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और साथ ही जिसमें टोक्यो ओलंपिक का एथलीट भी शामिल है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी आयोजन में समर्थन किया है। पूरी आयोजन में बार बार इन्हीं लोग को, इंडियन ओलंपिक दल वाले को समर्थन किए हैं और बधाइयाँ भी दी हैं और उनको सराहना भी किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को। आप लोगों को पता है कि प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस में किसी न किसी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं सरकार। तो इस बार किसी विशेष अतिथि के रूप में इंडियन ओलंपिक दल को आमंत्रित किए हैं, क्योंकि दूसरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राजदूत किसी को बुलाया नहीं जाता है, तो इस बार सिर्फ स्पेशल इंडियन ओलंपिक दल को ही बुलाया गया है। भारत के रियो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु है
ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है फ्रेंड्स? बरमूडा। याद रखेंगे। ओलंपिक सबसे पहला गोल्ड जीता कौन है? अगर आपसे पूछेगा तो ओलंपिक के बारे में, तो ओलंपिक के पहला गोल्ड कौन जीता है? तो यान कियान। भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हरा के कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी। तो याद रखेंगे, इस बार जो हॉकी टीम को जो कांस्य पदक जीता है ओलंपिक में, तो वो जर्मनी को हरा कर जीते हैं। बीआरओ ने लद्दाख में कितने फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है? ओके, तो 19,300 फीट, 19,400 फीट, 19,500 फीट, 19,600 फीट। सही आंसर 19,300 फीट। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में उमंगिला दर्रे, देखिए उमंगिला दर्रे बारे में अगर पूछेगा तो आपको याद रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको लगेगा कि मैं कहीं भी पढ़ा हूँ। तो उमंगिला दर्रे दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, मतलब उसको बनाया जा रहा है। यह माउंट एवरेस्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो शिविर जो लगती है वो बहुत ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट के आधार पर जो शिविर है उससे भी ऊंचा है। तिब्बत में जो उत्तरी आधारित अगर देखा जाए उत्तर में, वहाँ का जो शिविर है वो 16,900 फीट का ऊंचा है। जबकि नेपाल में दक्षिण आधार पर शिविर 17,598 फीट है। माउंट एवरेस्ट का शिखर जो है 29,000 फीट से थोड़ा अधिक है शिविर। ओके, तो आप याद रख सकते हैं। तो फिलहाल जो दुनिया का सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई गई है? तो लद्दाख में बनाई गई। कितना फीट पे? तो 19,300 फीट पे। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 7 मई 1960 में। और सीमा सड़क संगठन मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। तो उत्तर उड़ीसा। उड़ीसा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 96 लाख परिवारों को 3.5 करोड़ लोगों को कवर करते हुए भारत के पहला स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसी को जानकारी देते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री सीएम नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के क्षेत्र में 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर संबोधित भी किया, और इस संबोधित करते हुए जानकारी भी दी है कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड को सर्वोत्तम उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को परेशानी मुक्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ही मुख्य उद्देश्य है। यह कार्ड एक निश्चित राशि के लिए डेबिट कार्ड की तरह भी काम करेंगे। तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है वो उड़ीसा राज्य को शुरुआत किया हुआ है। ओके, पहला है उड़ीसा। और जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड के रूप में अगर देखा जाए तो ये डेबिट कार्ड की तरह काम करेंगे, और स्वास्थ्य जो भी परेशानी आ रही है, जो भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य का जो चेकअप है, उपचार है, वो सिर्फ स्मार्ट हेल्थ कार्ड के थ्रू किया जा सकता है, ताकि लोगों को किसी तरह का असुविधा महसूस ना हो। तो इसका सही आंसर क्या है? उड़ीसा। आप देख लीजिए उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पर है फ्रेंड्स? भीतरकनिका, याद रखेंगे, तो उड़ीसा में है। भारत में रामसर साइट चिल्का झील 1981 में शामिल हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो भारत के पहला वो रामसर साइट का नाम बताएं, जो रामसर साइट का नाम बताएं जो भारत का पहला स्थान शामिल किया गया है, तो वो चिल्का झील है। ओके, और वो 1981 में ही शामिल कर दिया गया था। गोपाबंधु संबांधिका स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरुआत की गई है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई गोपाबंधु संबांधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर उड़ीसा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, केरल। सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। एक्चुअली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर कार्य करनी है, इस पर ही इसके पहल को लागू करना है, इसके नियम को लागू करना है अपने राज्य में। तो वो राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है, और जो कि शैक्षणिक 2021-22 को NEP 2020 के कार्यान्वयन पर एक आदेश जारी किया था। ओके, देख लीजिए, तो इसका आंसर कर्नाटक है। अब इसका जो इस साइड मैंने दिया आप लोगों के लिए, तो कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो बसवराज एस बोम्बे है। फिलहाल ये अभी चेंज हुई है। कर्नाटक में हम्पी के रथ का फोटो कितने रुपए के नोट के ऊपर है? तो ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो 50 रुपये के ऊपर है, क्योंकि आ चुका है बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये। किस राज्य सरकार ने कर्नाटक जन सेवक योजना शुरू की है? तो कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो कुरुंदमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैंने क्वेश्चंस को साइड से मैंने आप लोगों को दे दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिलहाल के लिए जो 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर्नाटक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाले 2020 का सबसे पहला राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट,
टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भारत सरकार ने भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किए जाने का निर्णय लिया है? तो 10 अगस्त, 11 अगस्त, 9 अगस्त, 7 अगस्त। सही उत्तर है 7 अगस्त। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने फैसला किया कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त के भाला फेंक दिवस होगा। 23 वर्षीय नीरज अभिनव बिंद्रा बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने 7 अगस्त 2021 में 2020 के टोक्यो ओलंपिक पुरुषों भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ओके। एथलेटिक्स फेडरेशन, फिलहाल जो आप याद रखेंगे कि अभिनव बिंद्रा भी पहले बीजिंग ओलंपिक में भी जीते थे वो। ओके। और पहला है, और दूसरा जो गोल्ड मेडल वो जीते हैं नीरज चोपड़ा। तो इनके सम्मान में जो अभी भाला फेंक दिवस मनाया जा रहा है वो 7 अगस्त को मनाया जा रहा है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई? तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पर मिस्टेक हो गई। ओके। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष आदिली सुमरीवाला है। टोक्यो ओलंपिक भारत को कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 7 हैं। ओके। टोक्यो में जो अभी ओलंपिक हुई थी तो वो कितने मेडल जीत पाए हैं? तो 7। 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस, फ्रांस। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के अंचल का पहला त्यौहार हरेली मनाया गया है? हरेली तो झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। हरेली पारंपरिक कृषि उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। ये त्यौहार श्रावण मास के हिंदुओं को पवित्र महीने का शुरुआत की प्रतीक है। इस त्यौहार पर राज्य भर किसान अपने उपकरणों और गायों को पूजा करते हैं। इस त्यौहार के दौरान देवी कुटकी दाई अच्छी फसलों के लिए पूजा की जाने वाले प्रमुख देवता भी है। यह दिन प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महापर्व की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी गण 75 दिवसीय अनूठा त्यौहार 500 साल से अधिक पुराना इस उत्सव को अनूठी रस्म इस क्षेत्र के लोगों को भी सौहार्द पैदा करते आ रही है। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी गण के जितने 75वें दिवस अभी मनाया गया है तो ये अनूठा 75वें दिवसीय के अवसर पर यह अनूठा त्यौहार जो मनाया गया है वो 500 साल अधिक पुराना उत्सव त्यौहार मनाया गया है। ओके। और ये लोगों के बीच प्यार और सौहार्द का पैदा करती है, लोगों के बीच भाईचारे का पैदा करती है। तो इस तरीके के ये जो पारंपरिक कृषि उत्सव है बहुत छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी पवित्र त्यौहार है। ओके, देख लीजिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। किस राज्य सरकार ने रोका 6 का अभियान शुरू किया है? रोक एक सेकेंड, मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लूँगी। छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है फ्रेंड्स? तो पौमेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य, भोरमदेव अभ्यारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब आपका नाम है। अभ्यारण्य कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ में सारा है। याद रखेंगे, भोरमदेव, सीता नदी, गोमर्दा, पौमेड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला खोली जाएगी? तो दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, जयपुर। से उत्तर दिल्ली। रोहिणी, दिल्ली में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल अन्य जीवों को संबंधित अपराध की जांच के प्रयास में अपनी खुली सुविधा को 2 हाईटेक मशीनों के साथ जानवरों को डीएनए नमूनों को परीक्षण करने में सक्षम होगी। एफएसएल अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने हाल ही में 2 मशीन, एक स्वचालित डीएनए निष्कर्ष प्रणाली, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए प्रौद्योगिकी पर आधारित एक रियल टाइम पीसीआर का प्रणाली भी खरीदी है। तो देख लीजिए, भारत के पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर हुआ था? सिंद्रपोंग, दार्जिलिंग। भारत के पहला टायर पार्क कोलकाता। भारत के पहली पशु डीएनए अगर प्रयोगशाला खोली है तो रोहिणी, दिल्ली में। ओके, इसी तरीके से भारत का पहला, मैंने इसमें डाल दिया। भारत के पहला जेंडर पार्क केरल। भारत के पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर होगा दिल्ली। याद रखेंगे, पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला खोली गई है रोहिणी, दिल्ली में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र किस निकाय की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र महासभा। सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद खुली बहस की अध्यक्षता की, मतलब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसके साथ ही पीएम मोदी यूएनएससी के खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बात को याद रखना है कि भारत के फ्रांस से पदभार ग्रहण करते हुए अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी का गठन किया है। कौन? तो भारत किया है। ओके, भारत पदभार ग्रहण किए हैं फ्रांस से। ओके, अगस्त 2021 में किए हैं, तो यूएनएससी को ग्रहण किया है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ नवीनतम सदस्य देश कौन है? अभी नया सदस्य जो हुआ है
वो दक्षिणी सूडान है। फिलहाल जो संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल सदस्य अगर देखा जाए तो 193 है, और दक्षिणी सूडान जो शामिल हुए हैं वो 2011 में शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन नवीनतम सदस्य देश स्वीडन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। इनकी जो कार्यकाल होती है वो 9 साल को होती है। 11वें मौलिक कर्तव्य किस संविधान के संशोधन का द्वारा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, तो फिर इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। भारत का पहला वाटर प्लस परमाणु शहर घोषित किया गया। भुवनेश्वर, उदयपुर, सूरत, कोची। सही उत्तर है इंदौर। भारत के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश। इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले वाटर प्लस परमाणु शहर घोषित होने वाला एक और उपलब्धि हासिल कर लिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पूरी शहरों में और कस्बों में सफाई स्वच्छता वार्षिक सर्वेक्षण होता है और भारत के स्वच्छ भारत मिशन के रूप में लॉन्च किया गया। हर घर जल वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। हर घर जल वाला भारत का पहला राज्य क्या है? तो गोवा है। सतत विकास लक्ष्य भारत का पहला राज्य केरल है। सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 में किस भारतीय शहर को दिया गया है? तो इंदौर, सूरत को। ई पंचायत अवार्ड 2021 में किसे दिया गया? तो उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इसका जो वाटर प्लस वाला परमाणु शहर भी किसी घोषित किया गया? तो इंदौर को घोषित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के देशभक्ति दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर उन नायकों को याद में देशभक्त दिवस मनाया गया जिन्होंने एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 में अपने प्राणों को आहुति दी थी। इन्फॉर्म में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मणिपुर राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद चौरसिया और मुख्यमंत्री श्री एन वीरेंद्र सिंह ने अन्य लोगों को उन शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने वीर टिकैत जीत पार्क इम्फाल में मणिपुरी में 1891 में निर्वाचित शहीदों को समर्पित परिसर का उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो देशभक्ति दिवस एक मनाया जा रहा है तो ये मणिपुर में मनाया जा रहा है। किसके याद में? तो एंग्लो मणिपुर 1891 में अपने युद्ध के दौरान उन्होंने प्राणों में आहुति दी थी, उनके याद में। ओके, मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह किस राज्य के हाल ही में चकहाओ चावल का नाम है तो जीआई टैग मिला है। मणिपुर को पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो मणिपुर। याद रखिएगा, पहला खेल विश्वविद्यालय। खेलों को उद्योग में दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो मणिपुर। ओके, किस राज्य में भारत के पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब शुरू हुई है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। सही है उत्तर केरल। भारत के पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल राज्य पुलिस साइबर डोम का राज्य पुलिस विभाग का ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला उद्घाटन किया है। साइबर डोम केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। यह केंद्र अनाधिकृत ड्रोन पर नजर रखने और पुलिस बल का उपयोग के लिए ड्रोन का उत्पादन के लिए भी मदद करेगा एवं रिसर्च सेंटर ड्रोन का उपयुक्त और खतरे दोनों को पहलुओं को भी गौर करेगा। कहने का मतलब है कि भारत के यह पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब होगा एंड रिसर्च सेंटर होगा। तो फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वो केरल होगा फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पर जो केरल राज्य में जो पुलिस साइबर डोम है उसकी राज्य पुलिस विभाग का ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला, उसके लिए ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापना किया है ताकि इस विभाग में जो तकनीकी अनुसंधान विकास केंद्र के साइबर डोम जो है वो अगर पूछा जाएगा साइबर डोम क्या होता है तो साइबर डोम केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी अनुसंधान विकास केंद्र है। ये केंद्र को अनाधिकृत ड्रोन पर मतलब अधिक से अधिक को जो ड्रोन जो अपने भारत का नहीं है जो किसी जगह दूसरी जगह सारे तो उस पर नज़र रखते हैं। पुलिस वाले उसका उपयोग ड्रोन का उत्पादन के लिए भी मदद करते हैं। ओके, रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च सेंटर ड्रोन का उपयुक्त खतरे दोनों को पहलुओं पर गौर करेंगे, इस बात पर रिसर्च भी करते हैं। तो याद रखेंगे भारत की ये पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब शुरू कहाँ हुई है? तो केरल में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के कितने स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो 5, 4, 6, 9। सही आंसर है 4। भारत के 4 अन्य आर्द्र भूमि का रामसर साइट को सूची में जोड़ा गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व को वेटलैंड को दर्जा दिया गया, इसलिए इसके साथ भारत को रामसर साइट को कुल संख्या 46 तक पहुंच गई है, जिसमें 1,83,322 हेक्टेयर परिष्कृत क्षेत्र शामिल है। रामसर कन्वेंशन साइट को अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्र भूमि के रूप में पहचाना जाता है। इनमें से 2 साइट हरियाणा में है जबकि अन्य 2 गुजरात में है। ठोल गुजरात, बधावन गुजरात, सुल्तानपुर हरियाणा, विंडावास हरियाणा। भारत के कुल टाइगर रिजर्व कितना है? तो 52 है। अब 52वां जो टाइगर रिजर्व जो हुई है तो रामगढ़ विषधारी
राजस्थान में है। ओके, रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में, वो अंतिम बार टाइगर रिजर्व है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टाइगर रिजर्व कितना है, तो 52 है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। अब कुल कितना रामसर साइट है, तो 46 है, याद रखेंगे। अब फिलहाल जो रामसर सूची में जो शामिल हुई है भारत में, वो 4 शामिल हुई, जिसका नाम मैंने आपको मैंशन कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए कितने वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी दी है? 50, 60, 75, 66। सही उत्तर है 75। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज का संबोधित किया है, 75 दिवस पे संबोधित किया है और घोषणा किया है कि 75 वंदे भारत ट्रेन आज़ादी के अमृत महोत्सव को उत्सव के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ी जाएगी। ओके, और ये 12 मार्च से 2021 से 15 अगस्त 2023 तक मनाई जा रही है। अगर आपसे पूछे जाए कि जो 12 के 75वें ये अमृत महोत्सव है कब से कब मनाया जा रहा है, तो 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक। ओके, और ये 75 सप्ताह के अंदर विभिन्न हिस्सों से जोड़ेगी किसको, तो 75 वंदे भारत ट्रेन। ओके, अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन को देश के कोने कोने से जोड़ने की प्लान है। वर्तमान भारतीय रेलवे द्वारा देश के 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी और नई दिल्ली से बीच चलती है, और दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा और नई दिल्ली के बीच चलती है। भारत के कितने रेलवे जोन हैं, तो 18। भारत एकमात्र मेट्रो जो रेलवे जोन में शामिल है वो कोलकाता मेट्रो। भारत की पहली मेट्रो भी 1984 में शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स। भारत की पहली ट्रेन चली है मुंबई से थाने 16 अप्रैल 1853 में। और दिल्ली में मेट्रो कब चली, 2002 में। रैपिड मेट्रो भारत की पहली निजी मेट्रो सेवा संचालन कब और कहाँ हुई है, तो 14 नवंबर 2013 में, गुड़गांव हरियाणा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने जो साइड आपको दिया है ना, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 2050, 2045, 2040, 2047। सही उत्तर है 2047। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है। जिस वर्ष भारत स्वतंत्रता का 100 वर्ष का जश्न मनाएगा, इसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम तक मिशन सर्कुलर इकोनॉमिक शुरुआत की है, जो 2047 तक भारत को ऊर्जा उत्पादन आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेट्रोलियम को ऊर्जा के अन्य रूपों में बदल देगी। मिशन सर्कुलर इकोनॉमी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था को पेट्रोल में डंपिंग, इथेनॉल देश के हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बनाना शामिल है। मोदी सरकार ने भारत के नया वैश्विक हब और हरित हाइड्रोजन का निर्यातक बनने के लक्ष्य राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश के पहला कृषि आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो जयपुर में किया जा रहा है। ओके, ये जो मिशन सर्कुलर इकोनॉमी है, ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गैस है, उस पर आधारित एक अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है पेट्रोल के मामले में। ये डंपिंग, इथेनॉल देश के हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भी बनेगा, इथेनॉल से भी डंपिंग किया जाएगा, उसका भी केंद्र बनेगा। ओके, ताकि ईंधन में सुविधा हो सके। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने 19 अगस्त 2021 में वृक्षारोपण अभियान 2021 को शुरू किया है? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। सही आंसर है कोयला मंत्रालय। इस वर्ष के दौरान कोयला मंत्रालय की कोयला सार्वजनिक उपक्रमों गो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर क्षेत्र के बायो रिक्लेमेशन प्लांटेशन के तहत कवर करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। कोयला खान मंत्री और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जोशी द्वारा 19 अगस्त 2021 को वृक्षारोपण अभियान 2021 का शुभारंभ किया है। यह गो ग्रीनिंग अभियान सही गति प्रदान करने के लिए किया गया है और इस तरह से देश भर में कोयला क्षेत्रों को उसके आसपास 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थलों को जोड़ने की उम्मीद है। किस मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाएगा? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ओके, इसी मंत्रालय द्वारा तापस नामक भी एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। कौन सा? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ओके, ये ब्लू फ्रीडम को जो विश्व रिकॉर्ड बनाने का अभियान जो हरी झंडी दिखाया ना, वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिलहाल वृक्षारोपण अभियान किसने शुरू किया? कौन सा मंत्रालय के तहत? कोयला मंत्रालय के तहत। हाल ही में सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर नेटवर्क के साथ देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है। दिल्ली आगरा, दिल्ली जयपुर, दिल्ली चंडीगढ़।
जयपुर अहमदाबाद। सही उत्तर है दिल्ली चंडीगढ़। सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क साथ दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश के पहला ईवी प्रणाली हाईवे बन गया है। ओके, पहला ईवी प्रणाली हाईवे बन गया और स्टेशनों का नेटवर्क भारी उद्योग मंत्रालय फेम 1 योजना के तहत भारत के हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। ओके, ये जो सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग है, यह स्टेशन है, ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कर्ण लेक रिजॉर्ट में अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। ओके, और ये इसका सही उत्तर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर नेटवर्क के साथ देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन बना है? तो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए। भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाई जा रही है केवड़िया गुजरात में। हाल ही दुनिया का सबसे तेज 5वीं हाई स्पीड ट्रक कहाँ बनाया है? ट्रैक है ये। ओके फ्रेंड्स, ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो इंदौर में। हाल ही में बीआरओ ने कहा कि दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो लद्दाख। भारत की सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44 है, NH 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत का पहला नेशनल वाटर किस नदी पर बनी है? नेशनल वाटर वे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल वाटर वे किस नदी के ऊपर बनी है, तो गंगा नदी के ऊपर, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट उस मंत्रालय उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने मनरेगा गतिविधियों को ग्राम पंचायत स्तर के नियोजन के लिए एक नया वह भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल की युक्त धारा लॉन्च किया है। भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल एक युक्त धारा है, लॉन्च किया है। तो श्रम रोजगार मंत्रालय के तहत, सूचना प्रसारण मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तहत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के तहत। सही उत्तर है का ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय तहत। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भवन के अंतर्गत एक नया भू-स्थानिक पोर्टल युक्त धारा लॉन्च किया है। यह रिमोट सर्चिंग भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS डेटा का उपयोग करते हुए मनरेगा का संपत्ति का नियोजन करेगा और साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का भी ये पहल है। याद रखेंगे, युक्त धारा अगर पूछा जाएगा, युक्त धारा पोर्टल है, भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा, वो कहाँ लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? IEG। तो नंद किशोर सिंह, रविंद्र पाल, सुनील अरोड़ा, मनमोहन सिंह। सही उत्तर नंद किशोर सिंह। IEG क्या है? तो IEG इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। साथ ही विकास संस्थान। ओके फ्रेंड्स, तो ये आर्थिक विकास संगठन जो है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह है और आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किनको? तो NK सिंह को चुना गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जगह पर ये पदभार ग्रहण किया है। जो कि पहले जो थे ये आर्थिक विकास संगठन IEG का जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और अब जो चुना गया है वो NK सिंह को चुना गया है। ओके, नेक्स्ट तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकलने के लिए भारत सरकार द्वारा अगस्त 2021 में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन वैनिला, ऑपरेशन रक्षक। सही उत्तर ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत सरकार ने तालिबान के कब्जे वाली अवस्था में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से बचाव अभियान शुरू किया है। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने के बाद अमुल्ला सालेह ने खुद को अफगानिस्तान कार्यवाही राष्ट्रपति प्रस्तुत किया है। ओके फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये जो फिलहाल अफगानिस्तान में हो सकता है आपसे पूछा जाए क्योंकि अभी तो करेंटली है। तो उस वक्त जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था वहाँ के लोगों को, भारतीय लोगों को निकालने का, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। ओके फ्रेंड्स, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट अगस्त 2021 भारतीय नौसेना का INS रणविजय, INS कोरा फिलीपींस के साथ किस स्थान पर संयुक्त समुद्री भागीदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो ऑप्शन क्या है? अमेरिकी भूमध्य सागर, दक्षिणी चीन सागर, गिनी के खाड़ी, अर्जेंटीना सागर, थाईलैंड के खाड़ी। सही उत्तर है दक्षिणी चीन सागर। भारतीय नौसेना INS रणविजय, INS कोरा, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपींस नौसेना का BRP एंटोनियो लूना फ्रिगेट FF151 का उनके साथ ही एक संयुक्त भागीदारी अभ्यास में भाग लिया है। भारतीय नौसेना के बारे में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके, भारतीय नौसेना के बारे में अगर देखा जाए तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह
और रक्षा मंत्रालय के जो कि मुख्यालय हैं वो नई दिल्ली में है। तो ये जो INS रणविजय और INS कोरा के बारे फिलीपींस में भाग लिया है, और वो किस सागर में भाग लिया, किस सागर में, तो आप दक्षिणी चीन सागर में ये संयुक्त अभ्यास किया गया है, ये संयुक्त अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा देश की जिसने अगस्त 2021 में ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर 2021 की अध्यक्षता की है? ओके, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है भारत। भारत का ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर 2021 में बैठक व्यवस्था ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी विषय पर है। ओके, ब्रिक्स जो है कृषि अनुसंधान मंच भारत के द्वारा कृषि अनुसंधान विस्तार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो ब्रिक्स है वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर 2021 को जो अध्यक्षता किया है वो भारत किए हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या किया है आंसर क्या है ये इसका? भारत किया है। अब ब्रिक्स के बारे में तो जानते हैं, ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील हुआ, आर के मतलब रूस हुआ, आई के मतलब इंडिया हुआ, चीन, सी के मतलब चाइना हुआ, और एस का मतलब साउथ अफ्रीका हुआ। तो ये ब्रिक्स का तो फुल फॉर्म आप जानते ही हैं। इस बार जो विषय भी रखा गया है तो पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, उस संगठन का नाम बताइए जो हाल ही में अगस्त 2021 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के आयोजक बना है। शिखर सम्मेलन हुई थी 2021 में अगस्त में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, तो उसकी आयोजक बना, तो संगठन का नाम बताएं। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया भारतीय, विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय मानक ब्यूरो। सही उत्तर है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी संयोजक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में शामिल हुए हैं। सम्मेलन में भारतीय हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का शक्ति प्रदान करने पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत का संक्रमण योजना बनाई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो स्वच्छ ऊर्जा के लेकर जो और हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को शक्ति प्रदान करने, मतलब उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देने के लिए जो ये मंच, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है, तो वो इन्वेस्ट इंडिया, ये आयोजक है, वे इन्वेस्ट इंडिया के तौर पर हुआ है। ओके, ताकि राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी संयोजक के रूप में ये लागू हो सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया? तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, हिसार एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट। सही तरह से हिसार एयरपोर्ट होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार हवाई अड्डे के नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। हवाई अड्डा और घरेलू हवाई अड्डा है। ये जो हवाई अड्डा है ये घरेलू हवाई अड्डा है। DGCA लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा भी इसको माना जाता है। ओके, यह हवाई अड्डा वर्तमान में 30 मार्च 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तन होने का उम्मीद है। तो ये महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किसका नाम बदला गया है? हिसार एयरपोर्ट को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, लक्षित समूह कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए PM दक्ष और मोबाइल ऐप लॉन्च करने के मंत्रालय का नाम क्या है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सही उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लक्षित समूह द्वारा कौशल विकास योजनाओं पर पहुंच आसान बनाने के लिए PM दक्ष योजना तहत PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पोर्टल और ऐप से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय E-गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से विकसित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका देख लीजिए, इसका आंसर जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये PM दक्ष के नाम पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुई है और एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो क्योंकि कौशल विकास जो योजना चलती है उसकी जो पहुंच है सभी तक, उसको आसान बनाने के लिए ये किया गया है। कौन सी देश जिसके साथ जायदे तलवार 2021 अगस्त 2021 में भारत के साथ एक दिन द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया है? ओके, तो नौसेना अभ्यास में भाग लिया है, तो जायदे तलवार 2021 नाम है फ्रेंड्स। ओके, ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नाम है। अभ्यास आपसे पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में,
तो ये नौसेना अभ्यास है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन क्या है, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, इजराइल, यूएई, सही उत्तर यूएई। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात यूएई नौसेना ने अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जायद तलवार 2021 का अभ्यास किया है। इस अभ्यास में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व आईएनएस कोची ने किया था और एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल भारतीय वायुसेना के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। ये जो एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल भी है भारतीय वायुसेना का ही अभ्यास है। ओके, और यूए का ही है, ये भी यूए की तरफ से है। यूए की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यूए क्या है, तो दिरहम है। क्या है ये, तो ये दिरहम है, यूएई दिरहम है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, जायद तलवार 2021 संबंधित कहाँ, यूएई से संबंधित है और ये एक दिन मतलब द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ओके, अगस्त 2021 में भारत सरकार ने किस सामाजिक कार्यकर्ता को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का भी एक स्मारक डाक टिकट के साथ सम्मानित किया है। स्मारक डाक टिकट जारी किया है किनके योगदान पे, विनोद भावे, मेघा पाटेकर, माननीय चमन लाल, अन्ना हजारे, ज्योतिबा फूले, सही उत्तर है माननीय चमन लाल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक माननीय चमन लाल पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। डाक विभाग द्वारा भारत अनसंग हीरोज के श्रद्धांजलि के रूप में डाक टिकट जारी किया गया था। ओके फ्रेंड्स, ये वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया है डाक टिकट, स्मारक डाक टिकट। और ये सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक माननीय है, मतलब ये सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक थे चमनलाल, और उनके प्रति डाक टिकट जारी किए हैं। और डाक विभाग द्वारा ये अनसंग हीरोज जो मतलब सभी सामाजिक रूप में कार्य करते हुए शहीद हो जाना, सभी के लिए अपने आप मर मिटना और अपना पूरे लाइफ किसी और को सेवा में ही लगा देना, इस तरीके से उनकी कार्य होती है। तो अनसंग हीरो श्रद्धांजलि के रूप में ये डाक टिकट जारी किया गया था। ओके, नेक्स्ट, अगस्त 2021 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राजीव गौबा को 1 साल के कार्यकाल विस्तार दिया है, जो वर्तमान में भारत के किस पद की सेवा के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य आर्थिक सलाहकार, कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त। सही उत्तर है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वो 30 अगस्त 2022 तक बने रहेंगे और कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का आईएएस का सबसे वरिष्ठ कैडर है। सीएस का अधिकतम अवधि 4 वर्ष होती है। ओके, तो देख सकते कैबिनेट सचिव को जो अवधि होती है वो 4 वर्ष का होती है। और अब जो गौबा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, राजीव गौबा को। नेक्स्ट, 2020 की टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। तो आप देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रिपल जंप, कराटे, तलवारबाजी, अश्वारोही, जूडो। सही उत्तर है कराटे। कराटे ने 2020 के टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान ओलंपिक खेलों में अपनी शुरुआत की थी, इससे कराटे को भी शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, उस दूरसंचार कंपनी का नाम बताइए जिसने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के साथ अगस्त 2021 में भागीदारी की थी। तो आप इस ऑप्शन दिया हुआ एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वीआई, एएनएनटी। सही उत्तर है बीएसएनएल। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ ने बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड बीएससीसीएल से अगरतला में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 10 Gbps का इंटरनेशनल बैंडविड्थ लाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र को उच्च गति का इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, बीएसएनएल। ये उत्तर पूर्वी भारत के लिए एक इंटरनेट उच्च गति का इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता किया है। ओके, और ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएएफ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे 21 अगस्त में स्वास्थ्य जागरूकता लाने के लिए न्यू बर्थ डायग्नोस्टिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो एमएस धोनी, पीवी सिंधु, विराट कोहली, रोहित शर्मा, चानू मीराबाई। सही उत्तर है एमएस धोनी। भारत की चौथी सबसे बड़ी प्रदर्शनकारी प्रयोगशाला श्रृंखला न्यू बर्थ डायग्नोस्टिक्स ने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल चेन्नई में अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एमएस धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखेंगे, ये न्यू बर्थ डायग्नोस्टिक ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे एमएस धोनी। संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है 17 अगस्त, 19 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। सही उत्तर है 19 अगस्त। देख लीजिए इसका क्या है एक्सप्लेनेशन। संयुक्त राष्ट्र यूएन विश्व मानवतावादी दिवस WHED
हर साल 19 अगस्त को दुनिया भर में ज़रूरतमंद लोगों की सुरक्षा और समर्थन के लिए दुनिया भर का मानवतावादियों को प्रयासों को सम्मानित करने का और उसको मान्यता देने का लिए मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे 19 अगस्त को ये मानवतावादी दिवस मनाते हैं पूरा विश्व में, ये विश्व का है। नेक्स्ट, उस जनजाति का नाम बताएं जो असम में एक फसल उत्सव वांचुवा महोत्सव मनाते हैं। वांचुवा महोत्सव रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो गोंड कौन सा आदिवासी ये मनाते हैं? तो गोंड जनजाति, तीवन जनजाति, भील जनजाति, गारो जनजाति, मोंडा जनजाति से उत्तर तीवा जनजाति। तीवा आदिवासी समुदाय असम में वांचुआ उत्सव 2021 में मनाया गया। यह त्यौहार कृषि से संबंधित है और क्योंकि ये अच्छी फसल के प्रतीक है, इसमें कीट और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी लोग करते हैं। तो ये वांचुआ उत्सव असम में है, मनाया जाता है और ये तीवा आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और ये फसल संबंधित से रिलेटेड है। अगस्त 2021 में सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन ने अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति मिली है, जो धारा 10B को हटा देता है, जिससे केंद्र सरकार का न्यूनतम कितना फीसदी हिस्सेदारी बनाए रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन भी मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इस तरह से बैंक में पूछा जाएगा या फिर JPSC BPSC जहाँ से भी आप स्टेट सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैं इसको उस बात को ध्यान में रखकर मैं इस क्वेश्चन को सेट कर दी हूँ। तो ऑप्शन देख लीजिए, 74%, 51%, 26%, 55%, 76%। सही उत्तर 51%। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन 2021 को भारत में समान बीमा व्यवसाय करने वाली सभी निजी कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करने का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को स्वीकृति मिली है। इस अधिनियम के धारा 10B को प्रावधान को हटा दिया है और इस निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार का जो बनती थी न्यूनतम 51% हिस्सेदारी, उसे छोड़ने के लिए कहा दिया गया। इसे छोड़ दिया जाएगा तो इसका समाप्त हो जाएगी। किसका? तो केंद्र सरकार का 51% याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास आंदोलन काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दिया गया है? कार्रवाई कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। सही उत्तर उत्तर प्रदेश। तो जानते होंगे आप लोग क्योंकि काकोरी कांड से रिलेटेड यूपी में ही है। यूपी सरकार ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम इतिहास आंदोलन का नाम बदल के काकोरी कांड से काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दिया है, क्योंकि कांड शब्द अपमान की भावना को दर्शाता है और कांड का अर्थ है साजिश। 2022 में 100 साल पूरे करने जा रहे हैं ये। तो चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के तहत यूपी ने काकोरी ट्रेन एक्शन का वर्षगांठ भी मनाएगी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इस तरीके से कि ये 2022 का 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट, अगस्त 2021 को कौन सी कंपनी ने कहा कि अपने सिहमाद्री थर्मल पावर स्टेशन की जगह पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर 40 वोल्टिंग योजना शुरू की है? तो आप देख लीजिए, टाटा पावर आंध्र प्रदेश, टाटा पावर असम, NTPC असम, NTPC आंध्र प्रदेश एंड NHPC उड़ीसा। सही उत्तर है NTPC आंध्र प्रदेश। तो NTPC लिमिटेड आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम ने अपने सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन जलाशय पे 25 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV यानी फोटो वोल्टिंग परियोजना शुरू की है। NTPC मुख्यालय नई दिल्ली है और NTPC CMD गुरदीप सिंह है। देखिए, फोटो वोल्टिंग परियोजना है तो मैंने आपको ये देश है, देश में कौन सा राज्य पूछा जा रहा है, तो आप डेफिनेटली आंध्र प्रदेश सिमाद्री से समझ जाएंगे आप। सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। और इसी तरीके से मैंने आपको देश का भी बारे में बताया था कि फोटोवोल्टिक परियोजना बहुत सौर प्रोटिक सोलर परियोजना बहुत बड़ा देश दुनिया का किया गया है। तो शायद मैंने आपको बताया तो ये सिंगापुर में हुआ है, आप चेक कर लेंगे, पिछला वीडियो में मैंने बताया था। नेक्स्ट, उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने स्वयं सहायता समूह बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2021 में सोन चिड़िया नामक एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, आवास शहरी मामलों मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों मंत्रालय। सही उत्तर आवास और शहरी मामलों मंत्रालय। तो आप देख सकते हैं सोन चिड़िया नामक एक लोगो और ब्रांड का लॉन्च किया है किसने? स्वयं सहायता समूह बाजारों के उत्पाद के लिए। तो ये किसने किया, कौन मंत्रालय के थ्रू किया गया है? तो आवास शहरी मामलों के मंत्रालय के थ्रू किया गया है। शहरी स्वयं सहायता समूह बाजार उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सोन चिड़िया नामक एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है। इससे महिलाओं को भागीदारी भी बढ़ेगी और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे आप, सोन चिड़िया, आवास और शहरी मामलों मंत्रालय। उस संगठन का नाम बताएं जिसने अपने डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम तहत 21 अगस्त को साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीय निवेश बैंक, विश्व बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। सही उत्तर विश्व बैंक। विश्व बैंक ने एक व्यवस्थित तरीके से साइबर सुरक्षा विकास एजेंडा को बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर
ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। नए फंड को व्यापक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत एक समृद्ध ट्रस्ट फंड के रूप में विकसित किया है। अम्ब्रेला प्रोग्राम अगर देखा जाए तो वो विश्व बैंक का ही रिलेटेड है, और ये भी जो आपका मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च हुआ है ये भी विश्व बैंक से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पूछा जा रहा है, तो CoinDGX, WazirX, विनेज, कॉइनबेस, बीसस्टैम्प, सही उत्तर है CoinDGX, फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, CoinDCX ने $1.1 बिलियन 8,150 करोड़ यानी का मूल्यांकन की। एक सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये 8,150 करोड़ रुपये का मूल्यांकन हुआ, तो बिलियन डॉलर मूल्यांकन का यूनिकॉर्न खिताब हासिल करने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गया है। कौन? तो CoinDCX। ओके, यह दर्जा फेसबुक का संस्थापक एडुआर्डो सैवरिन कैपिटल का नेतृत्व में $90 मिलियन 668 करोड़ रुपये का सीरीज सी फंडिंग राउंड के बाद हासिल किया है। ओके, ये जो कैपिटल बी करके एक है, कैपिटल बी का नेतृत्व में $90 मिलियन 668 करोड़ रुपये से सीरीज 6 फंडिंग राउंड था, वो राउंड को बाद हासिल किया है। कौन? सीरीज 6 फंडिंग राउंड के बाद कौन हासिल किया है? तो CoinDCX 1.1 8,150 करोड़ रुपये के साथ, यानी 1.1 ट्रिलियन। आपको मैंने बताया था यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहते हैं? जो कंपनी 1 बिलियन से पार कर गया हो जिनकी व्यापार, वो यूनिकॉर्न कंपनी कहला जाती है। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो हमारे भारत में फ़िलहाल 44 यूनिकॉर्न कंपनी है। ओके, 44 समथिंग कंपनी है यूनिकॉर्न। और ये एक्सचेंज पूछा गया था, भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में अगर पूछा गया था, जो एक कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी की से रिलेटेड ही है ये भी, तो ये भी बन गया है CoinDCX। ओके, नेक्स्ट, कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुई है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश, कतर। सही उत्तर है ब्रिटेन। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन के रॉयल नेवी तीनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता, तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए 2004 से हर साल दिन द्विपक्षीय नौसेना का अभ्यास कोंकण आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय जहाज INS तबर ने भाग लिया है। ब्रिटेन की तरफ से आयोजन स्थल इंग्लैंड है। ओके, ब्रिटेन की तरफ के आयोजन जो स्थल है वो इंग्लैंड है, और INS तबर ने भी भाग लिया है। क्या भारतीय जहाज क्या है? INS तबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये कोंकण में आयोजित कोंकण एक्सरसाइज नाम से एक एक्सरसाइज है जो कि नौसैनिक अभ्यास बोला जाता है इसको। तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच का आयोजित हुई। भारत और ब्रिटेन दोनों देश के बीच नौसेना दोनों अभ्यास किए हैं। अब भारत की तरफ से जो भाग लिए हैं इस नौसेना अभ्यास में, वो INS तबर ने लिए हैं। ओके, नेक्स्ट, भारत के पहली स्मोक टावर किस शहर में स्थापित किया गया? तो लद्दाख, नई दिल्ली, चंडीगढ़, असम, सही उत्तर नई दिल्ली। हवा को शुद्ध करने के लिए स्मोक टावर लगाने वाला दिल्ली का देश का पहला शहर बन गया। इसमें दिल्ली वासियों को प्रदूषण को कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। यह स्मोक टावर 1 किलोमीटर की परिधि तक हवा साफ करेगा। यह स्मोक टावर मानसून के बाद पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में लगाया गया है स्मोक टावर ये प्रदेश का पहला स्मोक टावर है। ये जो टावर है ये प्रदेश का पहला स्मोक टावर है। ओके, कहाँ का? तो नई दिल्ली का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ग्लोबल क्रिप्टोएड एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, वियतनाम। सही उत्तर है वियतनाम। क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत दुनिया का दूसरे पायदान पर है, और ये पूछा जा रहा है ग्लोबल क्रिप्टोएड एडॉप्शन इंडेक्स, तो एडॉप्ट कौन कौन किया है क्रिप्टो करेंसी को? तो ये दूसरा, भारत में दुनिया का दूसरे पायदान पर है। दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन भारत का सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। भारत का स्थान दूसरा है। टॉप 3 में कौन है? वियतनाम, भारत और पाकिस्तान। ये जारी कौन करता है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स? ये चाइनाजीस, मतलब चाइना नाम भी इसका अलग ही है। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, विश्व जल सप्ताह 2021 को कब से कब तक मनाया गया है? 24 से 28 अगस्त, 23 से 29 अगस्त, 23 से 27 अगस्त, 25 से 1 सितंबर, 23 अगस्त से 27 अगस्त। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य विश्व के सभी देशों को स्वस्थ एवं सुरक्षित जल उपलब्धता सुनिश्चित करवाना ही मुख्य उद्देश्य है। साथ ही जल संरक्षण का महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। विश्व जल सप्ताह 2021 के विषय जो है बिल्डिंग रिजिलियंस
ओके, बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर, इसका क्या है विषय? बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। याद रखेंगे, विश्व जल सप्ताह मनाया गया था 2021 अगस्त मंथ में, तो 23 अगस्त से 27 अगस्त तक। किस राज्य के दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? अगस्त मंथ का ये सब। तो पंजाब, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल से उत्तर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह मिठाइयाँ कृष्णानगर और नदिया जिले की ज़्यादा बनाई जाती है और ज़्यादा खाई जाती है वहीं पे। इससे पहले बंगाल का रसगुल्ले जो हैं वो जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होती है। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और जीआई टैग का किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह का समान होता है। जीआई टैग का मतलब क्या होता है, कैसे मिलता है? ये किसी भी उत्पाद को स्पेशल बनाना पड़ा, स्पेशल होता है वो इसको प्रतीक मिल जाती है, एक साइन मिल जाता है, एक उसको चिन्ह मिल जाती है। और ये उत्पाद विशिष्ट भौगोलिक उत्पाद विशेष गुणवत्ता पहचान के आधार पर दिया जाता है। उसकी अलग पहचान भी मिल जाती है, उसको गुण, उसकी विशेष गुण, विशेष क्वालिटी के ऊपर भी ये उत्पाद को दिया जाता है इसीलिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये फिलहाल जो पश्चिम बंगाल के किस में मिला है? सरबजा और सरपुरिया को मिला जीआई टैग। वित्तीय समावेशन सूचक एफआई इंडेक्स को किसने जारी किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की है। वित्तीय समावेशन सूचकांक का अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है, जिसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों का परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेशक तथा पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है। मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वार्षिक एफआई सूचकांक 53.9 का, जबकि मार्च 2017 की समाप्ति के दौरान जब हुई थी तो 43.4 था। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी इसकी जो बढ़ी है वित्तीय समावेशन सूचकांक, ये थोड़ी बढ़ी है वार्षिक रूप से। भारत में जितने भी बैंक होते हैं वो आरबीआई रेगुलेट करते हैं। आरबीआई स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास। ओके फ्रेंड्स, तो वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स अगर पूछा जाएगा तो कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। तो इसमें अभी फिलहाल 2021 में इसको कितना मिला है? 53.9 मिला है। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त के सद्भावना दिवस भूतपूर्व प्रधानमंत्री जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, संयुक्त राजीव गांधी। सद्भावना दिवस भारत के प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। और इस दिवस के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम उपस्थित आयोजित की जाती है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था और राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री थे। यह देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। याद रखेंगे, सद्भावना दिवस से जो मनाया जाता है वो राजीव गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से खोला है? तो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड, सिक्किम। सही उत्तर है उत्तराखंड। सरकार ने पर्यटकों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए लकड़ी से बने 150 साल पुराने पुल गरतांग गली पुल को खोल दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुल को 59 साल के बाद खोला गया है। ये पुल को 59 साल के बाद खोला गया। ये गरतांग गली लकड़ी का पुल 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये ओके फ्रेंड्स, तो 50 क्वेश्चंस हो गई और मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल जितने भी क्वेश्चन देती हूँ 50 से देती हूँ आपको क्वेश्चंस। और जितने भी सारे क्वेश्चन थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे और डेफिनेटली आप इसे पढ़ के जाएंगे तो आपको याद रहेगा कहाँ करंट अफेयर्स अगस्त में इतने सारे आए हैं, इतने क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया है, याद रहेगा डेफिनेटली। तो आप इसे रिवाइज एज ए रिवीजन के तौर पे आप वीडियो को देखें। और इस चैनल में जो नए हैं फ्रेंड्स उनको आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए भी ये बहुत सारे करंट अफेयर्स आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्प के तौर पर होगा। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं हमारे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले जो भी वीडियोज हैं, नोटिफिकेशन है, उनकी जो जानकारी है आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर लें। अगर शेयर करेंगे तो उन्हें भी आपको इस करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। आई होप कि ये उनको भी पसंद आ जाए और अगर आपको पसंद आई तो डेफिनेटली उनको भी पसंद आ जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, फ़िलहाल यहीं तक। थैंक यू।